20 जनवरी एक्सप्रेस और हिंदू के एडिटोरियल्स की समरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक आर्टिकल एक्सप्रेस का है, 2 आर्टिकल्स हिंदू के हैं। द मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटी 1983 में इंडिया और चाइना की पर कैपिटा जीडीपी सिमिलर थी, लेकिन आज चाइना की पर कैपिटा जीडीपी इंडिया से 5 गुना ज़्यादा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स पे फोकस किया। हमें भी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट्स पे फोकस करना चाहिए। एग्जाम्पल दिया गया इस आर्टिकल के अंदर इंडिया में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग का। 2013 से 17 के बीच में इंडिया के मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स में गिरावट देखी गई, जो कि अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि हमने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इम्प्रूव करी। कैसे इम्प्रूव करी? हमने मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करने की जगह मोबाइल फ़ोन के कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। जैसे कि इसी दौरान मोबाइल फ़ोन के पार्ट्स जैसे स्क्रीन, बैटरी, कीपैड, ये सब चीज़ें हमने इंपोर्ट करनी शुरू करी, जो कि 8 गुना ज़्यादा हो गई। हमने इंपोर्ट किया, उनको असेंबल किया और लिखा कि दिस इज़ मेड इन इंडिया। असेंबलिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, धीरे धीरे कंट्रीज ऐसे ही सीखती हैं। आज हमने असेंबलिंग शुरू करी है, धीरे धीरे उनमें से और कुछ कंपोनेंट्स भी बनाना शुरू करेंगे एंड फाइनली पूरा मोबाइल फ़ोन इंडिया में बन पाएगा। ऐसी ही स्ट्रैटेजी हमें बाकी सेक्टर्स में लगानी चाहिए, ठीक है। और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सक्सेसफुल रही है। इसकी वजह से पिछले 9 सालों के अंदर इंडिया में मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग 8 गुना ज़्यादा हो गई है और इंडिया आज वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है, ठीक है। हालांकि वो जो मैंने ऊपर बोला अभी कि वैल्यू एडिशन, कि वो जो मोबाइल फ़ोन अगर 10,000 रुपये का बना है, उसमें 10,000 रुपये में से पूरी 10,000 रुपये की चीज़ हमने इंडिया में नहीं बनाई। हमने इंडिया में मुश्किल से 1,500 से 2,000 रुपये की चीज़ बनाई है, ठीक है। इतना से ही वैल्यू एडिशन हमने इंडिया में किया है, बाकी सारे तो बाहर के कंपोनेंट्स थे। तो धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस करना चाहिए। जैसे चाइना में जो मोबाइल फ़ोन बनते हैं उसमें लगभग 10,000 में से मान लो 4,000 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन चाइना करता है। ऐसे ही इंडिया में हमें धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए। बाकी सेक्टर्स में हमें सेम स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। एक तो प्रोटेक्शन, कि जैसे फुली मेड मोबाइल फ़ोन्स की इंपोर्ट कम करने के लिए उस पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज करने के लिए स्कीम्स लानी चाहिए, जैसे कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतने ज़्यादा सरकार से आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे, और 100% एफडीआई। डेमोक्रेटाइज एंड एम्पावर सिटी गवर्नमेंट्स। अर्बन गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, सिटीज़ की गवर्नेंस को इम्प्रूव करने के लिए, म्यूनिसपैलिटीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए हमने काफ़ी स्टेप्स लिए थे। जैसे 1986 में चार्ल्स कॉरियर के अंडर एक नेशनल कमीशन ऑन अर्बनाइजेशन बनाया गया था। फिर 1992 में हम 74th अमेंडमेंट लाए गए थे, जिसकी मदद से हमने अर्बन लोकल बॉडीज़ को बहुत सारी पावर्स दी थी कि ये काम स्टेट गवर्नमेंट नहीं बल्कि अर्बन गवर्नमेंट, अर्बन बॉडीज़ करेंगी, जैसे म्यूनिसपैलिटीज़। और एक और एग्जाम्पल दिया गया है 1996 में केरला में एक पीपल्स प्लान कैंपेन लॉन्च किया गया था। इसमें सरकार ने कहा कि हमारा जो है 40% जो स्टेट का प्लान बजट होगा उसका वो 40% जो है लोकल गवर्नमेंट्स को जाएगा। लोकल गवर्नमेंट्स देखेंगी, म्यूनिसपैलिटीज़ वगैरह देखेंगी कि उस पर्टिकुलर सिटी में एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों को पार्टिसिपेट करवाया जाएगा। लोग बताएंगे कि हमें अपने शहर में किन चीज़ों की ज़रूरत है एंड उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट पैसे देगी। सजेशन है कि जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो अपने यूरोप के नॉर्थ में एकदम है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, उनको काफ़ी अच्छा माना जाता है बहुत सारे ह्यूमन इंडिकेटर्स के अंदर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में। तो वो कंट्रीज इतनी बढ़िया क्यों हैं? वो इतनी बढ़िया इसलिए है क्योंकि वहाँ पे जो भी इनकम टैक्स होता है, उस इनकम टैक्स का एक बड़ा हिस्सा वहाँ की म्यूनिसपैलिटीज़ को दिया जाता है, ताकि म्यूनिसपैलिटीज़ को जब बहुत पैसा मिलेगा तो वो फिर डिसाइड कर पाए कि हाँ भी हमारे लोगों को इस सिटी में एग्जैक्टली किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, और उसको पूरा करने के लिए पैसा तो है ही हमारे पास। तो सेम चीज़ इंडिया में कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। आर्टिकल में कहा गया कि कुछ साल पहले सरकार ने कोई कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने ऐसा कहा था कि जो भी इनकम टैक्स इंडिया में आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, उसका एटलीस्ट 10% जो है वो म्यूनिसपैलिटीज़ को जाना चाहिए। द मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ ऑनलाइन एनोनिमिटी। अक्सर लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी एनोनिमस अकाउंट्स बनाते हैं, अपने असली नाम से नहीं किसी और नाम से बना लेते हैं। फोटो वगैरह अपनी नहीं डालते, किसी और की डाल देते हैं, अजीब सी फोटो डाल देते हैं। तो लोग गुमनाम क्यों रहना चाहते हैं सोशल मीडिया पे? उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? कुछ अच्छे रीजंस हैं, कुछ बुरे रीजंस हैं। जैसे कई देशों में अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलोगे
तो सरकार आपको फिर परेशान करना शुरू कर देती है, या सरकार के जो चमचे होते हैं वो आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आप ताकि खुल के अपनी बात बोल पाओ, इसलिए लोग एनोनिमसली अपने अकाउंट्स बनाते हैं, फिर खुल के सरकार के खिलाफ बोलते हैं, क्योंकि कई देशों में फ्री स्पीच नहीं होती है। कुछ लोग होते हैं वो अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस वगैरह शेयर करना चाहते हैं, लेकिन बताना नहीं चाहते कि मैं कौन हूँ एग्जैक्टली। जैसे मी टू मूवमेंट है, वहाँ पे तो चलो ठीक है, कई लेडीज़ ने ओपनली बताया कि उनके साथ क्या हुआ, बट अदरवाइज किसी के साथ कुछ गलत हुआ एंड वो अपनी कोई ओपिनियन या अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें, लेकिन वो नहीं चाहते कि मैं जिस घर में रहता हूँ या मेरे आसपास के जो लोग हैं जान पाए कि मेरे साथ ऐसा हुआ था पास्ट में, तो वो अपनी बात भी रख दें और पता भी ना चले कि एग्जैक्टली मैं कौन हूँ। तो उस तरह की चीज़ों के लिए लोग एनोनिमस रहते हैं। तीसरा रीज़न होता है, तीसरे और चौथे गलत रीजंस हैं कि लोग बार दूसरों को अब्यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, किसी को आपको कैरेक्टर असैसिनेशन करना है, किसी को गाली गलौज देनी है, तो उस वजह से भी लोग इस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। एंड चौथा रीज़न है सोसाइटी में हेट फैलाने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इन चीज़ों को फैलाने के लिए भी लोग इस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। जब इंडिविजुअली किसी के खिलाफ कुछ काम होता है, किसी के खिलाफ फेक प्रोफाइल बनती है या उसको अब्यूज़ किया जाता है, धमकियाँ मिलती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर वो लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंप्लेन करते हैं तो ये प्लेटफॉर्म्स एक्शन जनरली लेते नहीं हैं, कभी कभार ही लेते हैं एक्शन। तो अल्टीमेटली एक ही चॉइस बचती है कि पुलिस के पास जाओ, एंड पुलिस फिर इन प्लेटफॉर्म्स को बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर अकाउंट को डीएक्टिवेट करो या पता लगा के बताओ हमें कि वो कौन है। डिड यू नो सर्वे ऑफ इंडिया इंडिया का ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। इसको 1767 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जितनी टेरिटरीज थी, ठीक है, उनको कंसोलिडेट करने के लिए, उनका मैप बनाने के लिए बनाया गया था, और आज ये हमारे देश की नेशनल मैपिंग एजेंसी है। हर रोज यूट्यूब पे एडिटोरियल्स की समरी आएगी, इनमें जनरली वही पॉइंट्स होंगे जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प कर सकते हैं, ताकि आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। संडे की संडे वीकली एक्सप्लेन्ड मैगजीन आएगी, जिसमें पूरे हफ्ते की न्यूज़ को ब्रीफ में समझाया जाएगा। मंथली मैगजीन फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से आनी शुरू हो जाएगी। प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स मार्च में आएगा एंड मेंस का कोर्स प्री के बाद आएगा।